नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर। तो एक बार फिर से वीके का जीके अंदाज में लेकर कुछ खास आपके लिए हाजिर हो गए हैं। जबरदस्त कंटेंट रहेगा और ये एक ऐसा कंटेंट, एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहां से आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या है खास। तो देखो भैया, आज का टॉपिक है एससी एसटी स्पेशल। अब देखिए, एससी एसटी स्पेशल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, या एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, या किस राज्य में इनकी आबादी ज्यादा है, किस राज्य में आबादी नहीं है, या फिर इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, आरक्षण संबंधी प्रावधान है, ये जो भी सवाल पूछे जाते हैं हम उन्हीं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए, एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं एससी, एक तरफ में हम लिख दे रहे हैं एससी, और एक तरफ हम लिख दे रहे हैं एसटी। अब देखिए, दोनों के बारे में हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि देखो भैया, आबादी की बात करनी जरूरी है कि दोनों की आबादी की क्या स्थिति है भारत में भाई। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम आबादी की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि एक जरूरी चीज कि पूरे देश में एससी आबादी की प्रतिशतता कितनी है भैया, तो 16.6% है पूरे देश में भाई। मतलब टोटल जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें जो अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट का जो परसेंटेज है वो 16.6% है। इसी प्रकार से अगर हम एसटी की बात करें तो इनका परसेंटेज कितना है भाई, 8.6% है। अब याद करने में समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि 8 दूना 16, समझ गए? हाँ, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब रही बात कि भाई सर्वाधिक आबादी की स्थिति क्या है, तो सर्वाधिक आबादी, अब यहां पर दो चीजें हैं कि जब हम कहते हैं सर्वाधिक आबादी तो सबसे पहले तो हम सामान्यतः केवल आबादी की ही बात करते हैं। तो सर्वाधिक आबादी एससी की कहां पर मिलेगी आपको, उत्तर प्रदेश में मिलेगी, और सर्वाधिक आबादी एसटी की कहां पर मिलेगी भाई, मध्य प्रदेश में मिलेगी। अच्छा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हम जरा बात कर लेते हैं सर्वाधिक प्रतिशत आबादी। मतलब सर्वाधिक प्रतिशत आबादी कहां मिलेगी, परसेंटेज में कौन सा राज्य आगे है इन दोनों ही के मामले में। तो इसमें क्या है कि भाई जब हम परसेंटेज की बात कर सकते हैं, है ना, करेंगे तो हम देखेंगे एक चीज कि सर्वाधिक एससी प्रतिशतता, सर्वाधिक एससी प्रतिशतता हमें कहां देखने को मिलेगी दोस्तों, पंजाब में देखने को मिलेगी। मतलब अनुसूचित जातियों का सर्वाधिक प्रतिशतता जो है वो पंजाब राज्य में है। इसी प्रकार से जब हम एसटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कहां पर है दोस्तों, मिजोरम में है ना भाई। तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक एसटी प्रतिशतता या अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो मिजोरम में है। सीधी सी बात है। हालांकि आप जानते हैं कि मिजोरम के मामले में एक बात और है कि सर्वाधिक, जी हां दोस्तों, सर्वाधिक वन प्रतिशतता, सर्वाधिक वन प्रतिशतता भी कहां पर है, मिजोरम में ही है। और सबसे ज्यादा एसटी प्रतिशतता भी कहां पर है, वो भी मिजोरम में है। तो दोनों ही मामलों में मिजोरम आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है भैया। अच्छा, अब देखिए एक बात है कि जब हम बात करते हैं आरक्षण की, जब हम बात करते हैं आरक्षण की, तो पहले बेसिक बात हम ये समझ लें कि जैसे ही हम आरक्षण की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि भैया आरक्षण की स्थिति क्या है। तो लोकसभा में, हम लोकसभा के आरक्षण की बात करते हैं क्योंकि अलग अलग राज्यों में तो विधानसभा में अलग अलग आरक्षण है, तो हम अलग अलग विधानसभाओं की बात नहीं कर सकते। ठीक है भैया, तो लोकसभा में हम आरक्षण की बात करने जा रहे हैं और इसमें आप देखेंगे कि भाई स्थिति यह है कि एससी की जो आरक्षित सीटें हैं लोकसभा में वो कितनी हैं, ये है दोस्तों आपकी टोटल, है ना। इनकी तो 47 ही है, इनकी कितनी है, मात्र इनकी 47 है, और इनकी कितनी है, 84 है। ठीक है भैया, तो 84 लोकसभा की टोटल सीटें। आप जानते हैं कि भाई जो निर्वाचित सीटें होती है 543 होती हैं। तो 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। अब ये रिजर्वेशन किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये रिजर्वेशन दोस्तों चाहे अनुसूचित जाति का हो या जनजाति का हो, ये दोनों ही आर्टिकल 330 के तहत आता है। हालांकि हम आरक्षण पर जो अनुच्छेद हैं उसकी अलग से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की बात कही गई है। अब मामला यह है कि सर्वाधिक आरक्षण कहां पर मिलेगा भाई, है ना। मतलब सर्वाधिक आरक्षित सीटें किस राज्य में है। जब हम कहते हैं सर्वाधिक आरक्षित सीटें, तो इस मामले में आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई सीधी सी बात है कि आरक्षण किस आधार पर मिलता है भाई, सर्वाधिक आरक्षण कहीं ना कहीं भाई सर्वाधिक आबादी जहां पर होगी वहीं पर तो सर्वाधिक आरक्षित सीटें होंगी। तो अगर
अनुसूचित जाति की सर्वाधिक आबादी कहां पर है, ये देखिए उत्तर प्रदेश में है, तो इसका मतलब इसके लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें भी कहां पर होंगी, उत्तर प्रदेश में होंगी। कितनी है भाई, वो 17 है। कितनी है, 17 है। ये बात पकड़ में आ रही है, कितनी है भाई, 17 है। ये बात समझ गए होंगे। इसी प्रकार से सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी मध्य प्रदेश में है, तो सर्वाधिक सीटें भी इनके लिए कहां रिजर्व होंगी, मध्य प्रदेश में होंगी। तो कितनी रिजर्व है भैया, 6 सीटें रिजर्व हैं। कितनी सीटें रिजर्व हैं, 6 सीटें रिजर्व हैं। तो ये कॉमन बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या क्या मामला है आबादी के मामले में और बाकियों के मामले में। लेकिन अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ और भी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। और क्या है भैया, हाँ इतना पहले आप चाहे तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतने का, ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, और देखेंगे कि और क्या डिफरेंशिएशन हम देख सकते हैं। तो और डिफरेंशिएशन हम ये देख सकते हैं कि भैया इनके लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, जो राष्ट्रीय आयोग है उसको भी देख लेते हैं। तो जब हम कहते हैं राष्ट्रीय आयोग की बात, तो राष्ट्रीय आयोग में सीधा सीधा आपको यह समझना है कि भाई देखो, जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग किस अनुच्छेद के तहत बनता है, तो 338 के तहत बनता है। आप जानते हैं आर्टिकल 338 में क्या आता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है भैया। और इसी प्रकार से आप आ जाएंगे अनुसूचित जनजाति के लिए, तो यह होता है 338A, मतलब 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होता है। हालांकि 338B में जाएंगे तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आ जाएगा, मतलब नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास आ जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं है ना 102वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है भैया। तो वो नया आर्टिकल है, ठीक है। अच्छा, अब इसी प्रकार से यह है कि इनकी सूची कहां पर है, मतलब लिस्ट कहां पर दी है कि कौन अनुसूचित जाति में आएगा और कौन अनुसूचित जनजाति में आएगा। तो इसके लिए सीधा सीधा आपको याद रखना है कि भैया अनुसूचित जाति की जो लिस्ट है वो 341 में दे रखी है, और अनुसूचित जनजाति की जो लिस्ट है वो 342 में दे रखी है। हालांकि जो बैकवर्ड क्लास है, पिछड़ा वर्ग की सूची है, वो भी जो है 342A में मिलेगी, वो भी बाद में जोड़ी गई है, ऐड की गई है, ठीक है भैया। तो इतना मामला समझ में आया, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है मामला। अब अगर हम आरक्षण की बात करें तो चलो आरक्षण की बात हम कर लेते हैं और उससे संबंधित अनुच्छेद भी आपको बता देते हैं। बड़े प्यार से, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षण के मामले में क्या है कि कॉमन बात है, कॉमन बात यह है कि भाई चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे बैकवर्ड क्लास हो, या फिर अब ईडब्ल्यूएस हो, इनमें से किसी को भी अगर कहीं पर भी एजुकेशन के मामले में कोई आरक्षण मिल रहा है, ठीक है, या फिर जॉब के मामले में आरक्षण मिल रहा है, ठीक है, तो अगर हम अनुच्छेद की बात करेंगे तो एजुकेशन रिलेटेड सभी आरक्षण अनुच्छेद 15 से संबंधित है, जॉब रिलेटेड सभी आरक्षण अनुच्छेद 16 से रिलेटेड है। मतलब यह है कि किसी को भी अगर शिक्षा के मामले में कहीं आरक्षण मिल रहा है तो वह अनुच्छेद 15 से संबंधित है, और जॉब से रिलेटेड कोई आरक्षण मिल रहा है तो वह अनुच्छेद 16 से रिलेटेड है। यह बेसिक बात हो गई। अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि अगर किसी को पंचायत में जो भी एससी एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षण है वो किस अनुच्छेद के तहत है, तो वो भैया आर्टिकल 343D के तहत है। समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर नगर पालिकाओं में किसी को भी, नगर पालिकाओं में अगर किसी को भी किसी प्रकार का आरक्षण मिल रहा है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके लिए आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 343T के तहत है। ध्यान देना, यहां 243D है, ठीक है, और यहां पर 243T है। समझ पा रहे हैं। तो ये भी डिफरेंस समझ गए। इसी प्रकार से लोकसभा में जो एससी एसटी को आरक्षण मिलता है, अच्छा लोकसभा में केवल एससी और एसटी को ही आरक्षण है, बैकवर्ड क्लास को या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं है। तो लोकसभा में जो आरक्षण मिलता है वो केवल एससी और एसटी को मिलता है, और ये जो आरक्षण मिलता है ये अनुच्छेद 330 के तहत मिलता है। जो सीटें रिजर्व जो हमने आपको बताई क्रमशः आपकी 84 और 47, 84 एससी के लिए और 47 एसटी के लिए। इसी प्रकार से विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं में भी केवल एससी और एसटी के लिए ही सीटें रिजर्व हैं, ठीक है भैया। वो किस अनुच्छेद के तहत मिलता है दोस्तों, तो वो मिलता है 332 के तहत। समझ पा रहे हैं। एंग्लो इंडियन वाला मामला खत्म हो चुका है, खल्लास हो चुका है, ठीक है। 104वें संविधान संशोधन के तहत 331 और 333 को निरस्त किया जा चुका है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, एक है
क्या कि भैया डेट, कौन सी डेट तक या कब तक आरक्षण मिलेगा। तो भैया ऐसा है कि भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है 334, जिसमें लिखा है कि आरक्षण की अधिकतम समय सीमा 25 जनवरी 2030 है। आपको बताएं जब संविधान लागू हुआ था तो शुरू में 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और हर 10 साल पर क्या करते रहे, बढ़ाते रहे। जैसे अभी यहां 25 जनवरी 2030 लिखा है ना, तो पहले यहां पर लिखा था 25 जनवरी 2020। फिर क्या हुआ, 104वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 2019 में, और क्या किया, 10 साल के लिए आरक्षण की अवधि को बढ़ा दिया। समझ गए भाई। तो ये जो 25 जनवरी 2030 यहां देख रहे हैं, ये 104वें संविधान संशोधन का परिणाम है, ठीक है। और इसमें यह लिखा है कि यहां जितने भी लोगों को आरक्षण मिल रहा है एक्सेप्ट फीमेल्स, ये भी बता दें, महिलाओं के अलावा हमारे देश में जिस भी व्यक्ति को जितना भी आरक्षण, जिस भी वर्ग को जो भी आरक्षण मिल रहा है, उसकी अधिकतम अवधि क्या है, 25 जनवरी 2030। लेकिन निश्चित रूप से इस अवधि के पहले पहले, इस डेट के पहले पहले फिर से 10 साल के लिए बढ़ता हुआ हम देखेंगे। ऐसा मतलब होता आया है। यह सही है बुरा है वो एक अलग बात है। आरक्षण के मुद्दे पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा और ज्यादातर कोई भी कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो केवल तथ्य बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भैया। तो ये आरक्षण का मुद्दा हो गया और ये बेसिक बातें हो गई जो हमने आपको बताई, जो आपको समझनी है, जो आपको जाननी है, ठीक है। और ये एकदम बिल्कुल डिफरेंशिएट करके बताया है। लेकिन रुको जरा, अभी कुछ और भी है ऐसा जो आपके लिए जानना जरूरी है। और वो क्या है, तो भैया वो है आपका एक तो अनुसूची, है ना भैया। कौन सी अनुसूची, एक जरूरी है आपके लिए जानना अनुसूची 5 और एक जरूरी है आपके लिए जानना अनुसूची 6। दोनों के बारे में जानना है जरूरी, ठीक है भैया। हाँ, नहीं तो रह जाएगी जानकारी अधूरी। देखिए अनुसूची 5 में क्या लिखा है, अनुसूची 5 में लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्रों, क्या लिखा है, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियां, है ना, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों के प्रशासन के बारे में, अनुसूचित जातियों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान, ठीक है। एकदम सीधी सी बात लिखी है, क्या लिखी है कि भैया अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जातियों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान, ठीक है। तो देखो इससे संबंधित एक अनुच्छेद भी है और वो अनुच्छेद कौन सा है, वो अनुच्छेद है बेटा कौन सा भैया, वो है 340 आपका नहीं 340 नहीं 244। कौन सा है, 244। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 सीधे सीधे अनुसूची 5 से संबंधित है। और अनुसूची 5 में यह बताया गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, जो अनुसूचित जातियां होंगी, उनके प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान 244 के अंतर्गत किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि इसको डीप में जानने की जरूरत नहीं है, इतना पर्याप्त है। अनुसूची 6 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि भाई ये कुछ राज्य हैं, 4 ऐसे राज्य बताए गए हैं जिनको विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। और वो 4 राज्य कौन है, उनको शॉर्टकट में आप याद कर लेते हैं ATMM, ठीक है। और इस ATMM में आप ये देखते हैं कि A का मतलब है आसाम, ठीक है ना, T का मतलब है त्रिपुरा, ठीक है, M का मतलब है मिजोरम और फिर M का मतलब है क्या, मेघालय, ठीक है भैया। क्या मतलब है, मेघालय। लेकिन एक बात सुनिएगा, पेपर में तो ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि अनुसूची 6 के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है या नहीं प्राप्त है, ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है। लेकिन ये आप जानिए कि ऐसा नहीं है कि अनुसूची 6 इन चारों राज्यों पर पूरी तरह से लागू होती है। जी हां, इन चारों राज्यों पर पूरी तरह से नहीं लागू होती। इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान। समझ रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि इन चारों राज्यों में जहां पर जनजातीय प्रतिशतता ज्यादा है, केवल वहां पर यह अनुसूची 6 लागू होती है, ठीक है। और एक आया था आपका CAA, यह भी ध्यान दीजिएगा कि जहां जहां अनुसूची 6 लागू होती है वहां वहां CAA लागू नहीं होता। खैर CAA वाकई में अभी वास्तव में तो कहीं नहीं लागू हो पाया, वो बात की बात है, ठीक है भैया। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे और जबरदस्त तरीके से इन चीजों को याद रखेंगे कि क्या मामला है, कैसे मामला है। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन
बनते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये चीजें आपको याद रहेंगी। याद रखिए, यहां से सवाल अक्सर बनते हैं और बिल्कुल वीके का जीके अंदाज में है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, खोपड़िया में छाप लीजिएगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन फंसेगा और आप पर जचेगा, क्योंकि अब तो आप यहां से क्वेश्चन कतई नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए हो गया ये हलवा जबरदस्त, शानदार, धमाकेदार। तो भैया कितना मजा आया आपको, ये तो आपका कमेंट, आपका लाइक और आपके द्वारा किया गया सब्सक्रिप्शन बताएगा। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और बेहतरीन सेशंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।